हेलो दोस्तों, क्लास 10th का साइंस टॉप 14 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये कभी कभी क्या होता है 2 नंबर पे पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर में। तो हम आप लोग को समझाएंगे 5 नंबर में। ध्यान से समझिएगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है। नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र के निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है और दूर की बिंदु अनंत होता है। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको 5 नंबर को इसको समझाएंगे, थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर के पूछता है, कभी कभी 2 नंबर के। दृष्टि दोष आप लोग को बता दें 4 प्रकार के होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष और बिंदुकता। दृष्टि दोष का अर्थ होता है आँखों की समस्या जिसके कारण व्यक्ति सामान्य रूप से देख नहीं पाता है। यह समस्या आँखों की रेटिना, लेंस या कॉर्निया में किसी भी तरह की असमस्या के कारण हो सकती है। चलिए निकट दृष्टि दोष के परिभाषा जानते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जारा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जारा दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और बिंदुकता देखते हैं। इस दोष से सामान्य दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो काफ़ी मस्त वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हम, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए लो, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम समझेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के हिंदी में अर्थ होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करता है। यह अभिक्रिया आमतौर पर किसी यौगिक में होती है जहां एक परमाणु या समूह दूसरे के साथ प्रतिस्थापित होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आए हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसे धूल तथा अन्य पदार्थों में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो
इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश का प्रकीर्णन भौतिकी की घटना है जिसमें प्रकाश का एक बीम किसी माध्यम से गुजरते समय भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश के बीम किसी माध्यम में मौजूद कणों या अणुओं से टकराता है, जिससे प्रकाश की तरंगें भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद गैसों और कणों से अधिक प्रकीर्णन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। आवर्धन किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए कितना सटीक परिभाषा दिए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक वाहिन होता है। आवर्धन को समझने के प्रयास करेंगे। आवर्धन का अर्थ है किसी वस्तु या छवि का आकार बढ़ाना या विस्तार करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या छवि को बाढ़ा और स्पष्ट दिखाने में के लिए उसका आकार बढ़ाया जाता है। उदाहरण से समझ सकते हैं। माइक्रोस्कोप में किसी छोटी वस्तु को बाड़ा दिखाने के लिए आवर्धन किया जाता है। कैमरे में किसी वस्तु को बाड़ा दिखाने के लिए आवर्धन किया जाता है। टेलीविजन में किसी छवि को बाड़ा दिखाने के लिए आवर्धन किया जाता है। आवर्धन के प्रकार, ऑप्टिकल आवर्धन, डिजिटल आवर्धन। ऑप्टिकल आवर्धन, यह आवर्धन लेंस या दर्पण का उपयोग करके किया जाता है। डिजिटल आवर्धन, यह आवर्धन कंप्यूटर या डिजिटल कैमरा का उपयोग करके किया जाता है। अगर देखिए ये 5 नंबर में आए तो आप पूरे जितना समझाएं डिटेल में लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। इसका आंसर है शरीर की उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक हाइड्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग हैं वृक्क, फेफड़ा। उत्सर्जन के समझने के प्रयास करेंगे। उत्सर्जन के समझने के प्रयास करेंगे। उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ या ऊर्जा को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में होती है, जैसे कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है, जैसे कि मूत्र, मल और पसीना। ऐसे ही भौतिक में देख सकते हैं। भौतिक में उत्सर्जन की प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, जैसे कि प्रकाश का
उत्सर्जन। रसायन विज्ञान में उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है, जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जन। पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल, जल या मिट्टी में प्रदूषकों को निकाला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक को हम समझ सकते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने में मदद करता है लेकिन स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स। इसका अनुप्रयोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुप्रयोग, पेट्रोकेमिकल्स का उत्प्रेरक का उपयोग पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों में ईंधन और रसायनों के उत्पाद में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स उत्प्रेरक का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स का उद्योग में दवा के उत्पाद में किया जाता है। ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक का उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में वाहनों के ईंधन के उत्पाद में किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम समझा नहीं रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको हम समझने का उत्तल लेंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्तल लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस, यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो वे लेंस दोनों ओर से उत्तल होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है। इसका प्रयोग से हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपयोग से, चश्मा उत्तल लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है जो दूर दूर वस्तु को देखने में मदद करता है। कैमरा उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा बनाने में किया जाता है जो वस्तु को तस्वीर लेने में मदद करता है। माइक्रोस्कोप उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप बनाने में किया जाता है जो छोटी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हम, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस को अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह लेंस प्रकाश की किरणें को अलग अलग दिशाओं में फैलने में मदद करता है।
जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजरती है तो वे लेंस गुजरती हैं तो वे लेंस दोनों ओर से अवतल अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसके उपयोग से समझने के प्रयास करेंगे। जैसे कि चश्मा। अवतल लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है जो निकट की वस्तु को दिखाने में मदद करता है। कैमरा। अवतल लेंस का उपयोग कैमरा बनाने में किया जाता है जो वस्तु को तस्वीर लेने में मदद करता है। माइक्रोस्कोप। अवतल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप बनाने में किया जाता है जो छोटी वस्तु को देखने में किया जाता है जो छोटी वस्तु को देखने में मदद करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। इसका आंसर है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम में जाइलम तथा फ्लोएम को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पौधे के वास्कुलर ट्यूसर में मुख्य घटक है जो पौधों को विभिन्न भागों में पोषक तत्व और जल के परिवहन में मदद करते हैं। हालांकि इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जाइलम निर्जीव ऊतक है, फ्लोएम सजीव ऊतक है। यह जल पत्तियां द्वारा तैयार भोजन पदार्थों को पौधों से सभी भागों तक पहुंचाता है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे के तरफ गति करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेलवे के सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? इसका आंसर है रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परि परिकरण सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूर से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। चलिए इसको समझने का प्रयास करने में रेलवे का सिग्नल लाल रंग का दिखाई देता है क्यों? रेलवे का सिग्नल लाल रंग का दिखाई देता है क्यों? रेलवे के सिग्नल लाल रंग होने के पीछे कई कारण हैं। जैसे कि दृश्यता। लाल रंग सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग है, खासकर रात में या धुंधले मौसम में। यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर और अन्य रेलवे कर्मचारी सिग्नल को आसानी से देख सकें। सुरक्षा। लाल रंग को खतरे या चेतावनी के रूप में माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर और अन्य रेलवे कर्मचारी सिग्नल को गंभीरता से ले और आवश्यक कार्रवाई करें। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका आंसर है तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रोशनी वायुमंडल से गुजरते समय भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य में विभाजित हो जाती है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होती है, जो वायुमंडल के घनत्व और तापमान के परिवर्तन के कारण होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर है, समजात अंग ऐसा अंग है जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अग्रपाद समजात अंग को समझने का प्रयास करेंगे। समजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में समान संरचना और विकास की प्रक्रिया से बनते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित होते हैं और उनकी संरचना में समानता होती है। उदाहरण से समझ सकते हैं, मानव का हाथ और पक्षी का पंख समजात अंग है क्योंकि दोनों की संरचना समान है लेकिन उनकी कार्य अलग अलग है। पक्षी का पंख और मानव का पैर समजात अंग है क्योंकि दोनों की संरचना समान है लेकिन उनकी कार्य अलग अलग है। और समजात अंग को देखते हैं। असमजात अंग ऐसा अंग जो रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है तो उसे असमजात अंग कहते हैं, जैसे कि तितली तथा पक्षी के पंख। असमजात अंग को समझने का प्रयास करें। असमजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना और विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। वे अंग अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं और उनकी संरचना में समानता नहीं होती है। इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मक्खी का पंख और पक्षी का पंख असमजात अंग है क्योंकि दोनों का कार्य समान है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। वैसे ही मानव का आँख और ऑक्टोपस का आँख असमजात अंग है क्योंकि दोनों का कार्य समान है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु के भौतिक गुणों को लिखें। चलिए, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है, धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में एक या दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा गुण है, धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तीसरा गुण है, धातु अघातवर्धनीय तथा तन्य होता है। चौथा है, धातु के द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होता है। पांचवा है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातु की चमक कहते हैं। छठा है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सातवां है, धातु कमरे के ताप पर सामान्य ठोस होते हैं। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट नंबर, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए धूल के कणों से टकराकर नीला रंग हमारी आंखों में अधिक पहुंचता है, इसलिए स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन और विखंडन है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वे विभिन्न तरंग दैर्ध्य में विभाजित हो जाती हैं।
नीले नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जो लगभग 450 से 495 नैनोमीटर है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीली तरंगदैर्घ्य की किरणें अधिक मात्रा में विखंडित होती हैं और वायुमंडल में फैल जाती हैं। इस प्रकार जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई देता है, क्योंकि नीली रंग तरंगदैर्घ्य किरणें वायुमंडल में अधिक मात्रा में विखंडित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। चलिए, आप लोग का ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो, लाइक कीजिए लो, शेयर कीजिए लो। थैंक यू।